महमूद प्राचा वो शख्स हैं जिनके काम की वजह से, जिनके डिफेंस के वजह से, जिनके एडवोकेसी के वजह से दिल्ली पुलिस के के खिलाफ कई एफआईआर्स इसी दंगों के मामले में रजिस्टर हुए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब से महमूद प्राचा के ख़िलाफ़ जो स्पेशल सेल का रेड था उसके ख़िलाफ़ बड़े कुछ वकीलों ने, प्रशांत भूषण, चंद्र उदय सिंह और जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये बताया गया है कि ये मुल्क के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही ख़तरे में है। अगर वकील के कंप्यूटर में, वकील के ऑफिस में अगर रेड होगा तो सिस्टम, जो इंसाफ का सिस्टम है, वो काम नहीं कर सकता। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से ये दिल्ली के जो दंगे हुए उनका जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिन लोगों का वीडियो सार्वजनिक है, कपिल मिश्रा और वो जो जिन लोगों ने वीडियो पर बोला कि गोली मारो सालों को, और अगर ये लोग यहाँ से एक दिन में नहीं हटे तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वगैरह वगैरह, उन लोगों के ख़िलाफ़ तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी नहीं दर्ज करी और चार्जशीट में या ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि थ्रू आउट कह रहे थे कि भाई बिल्कुल हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे सीएए के ख़िलाफ़। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख दिया है, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर वगैरह का चार्जशीट में, जिनके कि सारे स्पीचेस वीडियोग्राफ्ड हैं। हर जगह वो ये कहते हैं कि हमको सारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन लोगों का नाम चार्जशीट में लिख दिया है। और महमूद प्राचा वो शख्स हैं जिनके काम की वजह से, जिनके डिफेंस के वजह से, जिनके एडवोकेसी के वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई एफआईआर्स इसी दंगों के मामले में रजिस्टर हुए, कोर्ट के ऑर्डर से हुए। और इसी केस में, जिस केस में ये ईमेल ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आए थे, हाँ, एक इरशाद जिसकी दुकान जला दी, उसने कंप्लेंट किया और वो सारा वीडियोग्राफ्ट है दुकान को किन लोगों ने जलाई, लेकिन पुलिस ने उसमें दूसरे लोगों का नाम लिख दिया उसकी एफआईआर में, कि कुछ मुसलमानों का नाम लिख दिया, जबकि उसने कंप्लेंट कुछ और लोगों के खिलाफ करी थी। और वो जब मामला उसने कोर्ट में उठाया और कोर्ट ने स्पेशल सेल से सवाल पूछने शुरू किए इसके बारे में, तब जाकर ये कंप्लेंट और ये रेड करी जाती है। और रेड का पर्पस क्या है? वो कहते हैं आपने एक ईमेल भेजा अथॉरिटीज़ को, हम वो देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से वो ईमेल कैसे निकला। अरे भाई, वो तो सारा पुलिस कमिश्नर को और दूसरे और सरकारी अथॉरिटीज़ को भेजा गया है ईमेल, उनके पास होगा, तो आप इनके कंप्यूटर से क्या देखना चाहते हैं कि वो ईमेल कैसे निकला? और अगर आप इनसे, जैसे चंद्र जी ने बताया कि सेक्शन 91 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर किसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो तो पहले मांग लीजिए। इनसे मांग लेते कि भाई आपने ये ईमेल भेजा कि नहीं भेजा, बताइए क्या ईमेल भेजा। वो तो पूछा नहीं, और रेड करके इनका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ले जाने लगे। यानी एक एडवोकेट जो कि बहुत लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और बहुत लोगों के साथ उनके कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस, पर्सनल कम्युनिकेशंस उनके कंप्यूटर में हैं, वो सब लेना चाहते थे। सारी इन्फॉर्मेशन इनके कंप्यूटर की लेना चाहते थे, आखिर में ले भी गए।
पेन ड्राइव वगैरह लगा के जो कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से निकालनी थी निकाल ली। तो और साथ में धमकी होम मिनिस्टर का नाम लेकर, और जब कोर्ट का ऑर्डर था कि ये पूरा वीडियोग्राफ होना चाहिए और इसलिए वीडियोग्राफी करी गई, और इन्होंने बोला वीडियो हमको दीजिए, नहीं दे रहे क्योंकि होम मिनिस्टर का नाम लेकर धमकी दे रहे थे। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि ये बिल्कुल मेलाफाइडी रेड थी। इसका मकसद बस दो थे, एक तो इनका सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर से ले लेना, और दूसरा लोगों इनको धमकाना, इनको इंटिमिडेट करना, और इनके साथ साथ जो क्लाइंट्स इनके हैं, जो इनके पास आए हैं डिफेंस के लिए या जो आना चाहते हैं, उनको धमकाकर इंटिमिडेट करना। तो जैसे चंद्र जी ने और जस्टिस कोलसे पाटिल ने बताया, ये बहुत सीरियस मामला है। ये पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल तह तक जाता है कि अगर इस तरह से आप वकीलों को इंटिमिडेट करने लगे, फिर तो इस देश में कोई जस्टिस सिस्टम बच नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते थे, और बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल ने, सब ने इसको कंडेम किया है। और ये दिल्ली पुलिस की बिल्कुल मेलाफाइडीज दिखाता है। आगे का कोई लाइन ऑफ एक्शन, कोई चीज़ आपने सोची है, आगे क्या करेंगे? सरकार का कोई खास रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करते हो? क्या आगे क्या? नहीं, ये तो देखिए इन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, इन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी है कि भाई इस तरह से रेड किया गया, जो कि सर्च वारंट भी, कोई उसकी शायद एप्लीकेशन भी नहीं है सर्च वारंट ऑब्टेन करने की, बस वो एक ऑर्डर लेकर आ गए, और अब वो ऑर्डर किस एप्लीकेशन पर दिया गया ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर के बिल्कुल बियॉन्ड जा रहे थे। मान लीजिए वो ऑर्डर था, पहली बात तो अगर ऐसा ऑर्डर दिया था किसी भी जज ने तो बिल्कुल गलत था। इस तरह से आप नहीं सर्च के लिए भेज सकते सेक्शन 93 में, जब तक आप उनसे मांग ना लें। सेक्शन 91 में मांगते, अगर वो ना हो सके तब फिर आप सेक्शन 93 में सर्च करवा सकते थे। लेकिन एक तो वो बात है, दूसरी बात ये है कि सर्च तो सिर्फ इसके लिए था कि ये ईमेल आपके उसमें से गई कि नहीं गई। अब वो ईमेल के लिए आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क थोड़ी ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, आपके सारे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ले जा सकते हैं। उसकी कंप्लेंट इन्होंने करी हुई है, वो मामला आगे कोर्ट में चलेगा। चीफ जस्टिस को 1000 से ज़्यादा एडवोकेट्स जो हैं चिट्ठी भी लिख चुके हैं इसके बारे में। सवाल ये है कि जिस तरीके से हुकूमत में बेहिसी तारी है और वो बेहिसी अब अदालतों तक पहुंच गई, जैसा कि फैसले जैसे आ रहे हैं हम सब देख रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या एडवोकेट्स भी अपने आप को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर निकले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बात बनी नहीं। तो क्या आप लोग भी, जैसे किसान और दूसरे लोग सड़कों पर आए, आप लोग भी आएंगे? देखिए, मेरी राय में उतरना तो चाहिए, उसका समय आ गया है। और सिर्फ इस रेड के मामले में नहीं, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अहम मामलों की सुनवाई ही नहीं कर रही, और जिस तरह से उनके फैसले भी जो कुछ आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन ज़रूर होना चाहिए, और लॉयर्स का होना चाहिए। इमरजेंसी में जब सुप्रीम कोर्ट चरमरा गया था तो लॉयर्स ही खड़े हुए थे उसके खिलाफ। तो इसलिए ये मेरी राय में होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, वकीलों का प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट केसेस की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, मेरी राय में होना चाहिए। सबकी राय, हमारी राय। इसी से जोड़ करके कि ये मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये मसला महमूद पराचा का नहीं, जैसा कि आपने भी कहा, तो पूरे क्या मुल्क में कोऑर्डिनेशन बन रहा है? क्योंकि ये मसला तो पूरे मुल्क का है, पूरी अदालतों का है, पूरे लॉयर्स का है। तो क्या मुल्क भर में आप कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म या कोई लायबल मुरतब कर रहे हैं? आप कहीं सही कह रहे हैं कि
ये सिर्फ प्राचा का मामला नहीं है, ये सब हमारे प्रोफेशन का मामला है और देश भर के वकीलों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे बम्बई में भी पुणे में भी हमने सब्जेक्ट उठाया है, लेकिन आजकल के माहौल में न जाने लोग क्यों इतने डरते हैं। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा मई 2014 से आप जब खंगालेंगे सब डिसीजन तो क्या दिक्कत है, कल की तो हाइट हो गई, कल की भी सभी तीनों लॉ को समर्थन करने वाले की कमेटी अपॉइंट हुई, चारों जन तो ये क्या किसान बच्चे हैं क्या समाज बच्चा है, ये हो रहा है ना, तो क्या करें। तो अच्छा साहब, क्या आगे कोई मार्च वगैरह का कोई भी सुना है कि कोई चीज होने वाली है, क्या है? देखिए, प्रशांत भूषण जी ने कहा है, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने कहा है, तो ये वक्त की जरूरत तो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी 4 जजेस ने बताया था प्रेशर है, और वो प्रेशर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही आज है। तो हम लोग अगर वकील अगर सड़क पे उतर के मार्च करेंगे तो हो सकता है फर्क पड़ेगा, प्रेशर थोड़ा कम हो जाए उससे। तो ये प्रशांत साहब की जो बात है इस पे जरूर अमल किया जाएगा और जल्दी हम लोग एक बड़ा मार्च सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐलान करेंगे। अभी हम उसका बात कर लेते हैं पूरे देश में, ताकि पूरे देश से लॉयर्स आए और सुप्रीम कोर्ट पे प्रशांत जी की बात पे और उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन है उस पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का हम जल्दी ऐलान भी करेंगे, जिसमें पूरे देश से लोग आएंगे। मुझे कह रहे हैं लॉयर क्यों चाहिए, लिटिगेंट भी नहीं, लॉयर भी करेंगे। हाँ, लॉयर भी करेंगे, लिटिगेंट भी करना चाहिए। लिटिगेंट ही तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इसमें। देखिए, अगर कोर्ट का सिस्टम चरमरा जाता है तो लिटिगेंट ही सफ़र करता है, लॉयर तो एक उसका माध्यम होता है। अगर आप लॉयर को इंटिमिडेट करते हैं तो लिटिगेंट सफ़र करता है। मैं भी डिफेंस लॉयर था, तो ये जो हो रहा है, यदि हमें मालूम है कि पर्टिकुलर केस इज बीइंग falsely persons are falsely prosecuted and true accused are outside, तो हमारी ड्यूटी है। तो प्राचा ने वही किया कि जिनको बाहर रखा था, जो सही मायने में अक्यूज थे और जो नहीं थे उनको बाहर निकालने की कोशिश करी। ये तो इतना नॉर्मल है कि इसमें अबनॉर्मल कुछ है नहीं, और उन्होंने पुलिस को भी प्रोसिक्यूट किया। ये बहुत हिम्मत की बात होती है। ही सेज whoever is guilty, I will try to prosecute them, I will take shelter of legal procedure, and that is correct. Therefore, ये अभी एक शायद आपको इम्प्रेशन होगा कि मोहम्मद प्राचा सिर्फ मुस्लिमों का काम करता है, वो 100% गलत है। उनके क्लाइंट्स 40% 60% क्लाइंट हिंदू है। सब जहाँ भी अन्याय होता है भारत भर वो काम करते हैं। मुंबई में आते हैं, जहाँ भी उनको लगता है कि अन्याय हो रहा है वो खुद आते हैं, मुंबई में भी आते और सभी जगह जाते हैं। तो ये पहली गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि वो मुस्लिमों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ये जब अभी सभी लॉयर जब सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं इनके लिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट को दे रहे हैं, सभी लॉयर्स कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि ये सबके प्रोफेशन की तकलीफ है ना। ये यदि आप लोग हमें काम ही नहीं कर देंगे, केवल आपके लोगों को अंदर लिया है, और ऐसे 25 से ज़्यादा आरएसएस के वर्कर्स इन्होंने अंदर डाले हैं जो जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं था। तो जब न्याय की भाषा होती है, न्याय का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे लोगों को ये तकलीफ दी जाती है। मैं तो कहता हूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर क्या है। जिस मलिक ने कंप्लेन किया है उसका इनके पास वीडियो भी है कि उसने कंप्लेन की, जो भी उसके खिलाफ हुआ उसकी कंप्लेंट करने के पहले उसका वीडियो है, उसकी सिग्नेचर है, उसका थंब इम्प्रेशन है, और वही कंप्लेंट उसने दिया था। बाद में ऐसा हो रहा है सब जगह अभी कि अशिवानंद का कन्फेशन, बाद में वो बोलता है कि मुझे मार के लिया, ऐसा होता है। तो वो ही डिटेक्टेड फॉर सिंपल रीजन। इवन शहाबुद्दीन के केस में उसके भाई को हाईकोर्ट जज ने बुलाया कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे पिटीशन, तो बोले मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो पिटीशन विड्रॉ करना ठीक रहेगा। तो यदि सभी जगह से ऐसा प्रेशर आता है तो मलिक को भी ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन कोर्ट की भी ड्यूटी थी
कि प्राचार्य से बात करें कि भाई ये क्या है, ये सही क्या है इसमें, तो प्राचार्य बोल देते। कोर्ट के ऑर्डर भी इतनी क्रिप्टिक है, एक सेंटेंस की ऑर्डर है, और इन्होंने तो 17 घंटे इनका ऑफिस, टॉयलेट सब खंगाला। यदि कोई ईडी की रेड है, कोई किसी दूसरी चीज़ पर रेड है और उनको कागज ढूंढने हैं तो बात अलग है। एक पेपर ढूंढने के लिए कोर्ट की ऑर्डर थी, वो भी ईमेल का पता है दिया हो, उसका उतना ढूंढने का ऑर्डर थी, तो सवाल ही नहीं था ना बाकी करने का। और उतना ही नहीं, उनको मारने की धमकी उनकी दी, और जो भी बाकी अभी वीडियो नहीं आ रहा है इसलिए बोलने में कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर के, आप होम मिनिस्टर से पंगा ले रहे हो, आपको जिंदा रहना है कि नहीं, ये सभी यदि बातें हैं और वो वीडियो उनके पास है, ये तो ही इज एंटाइटल फॉर दैट वीडियो, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। यदि वो वीडियो आता है तो देश को मालूम होगा कि उस दिन क्या हुआ रात को। और इनके पास तो कोई कैमरा, फ़ोन नहीं रखे थे, सब निकाल लिए थे, तो इनका कोई आदमी वो कर नहीं सकता था। तो जो भी जिसको हम कहते हैं दादागिरी हुई, कारण एक ही है कि जिनको होम मिनिस्टर बचाना चाहता था उनको इन्होंने अंदर डाला है, और जिनको अंदर नहीं जाना था उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन ही कहा था कि ये तो सिर्फ वो कोर्ट जिसने ऑर्डर करी उसका भी कंटेम्प्ट है, और हम सब न्यायदान में इम्पोर्टेंट, हम नहीं तो न्यायदान हो ही नहीं सकता, तो हमें भी काम नहीं करने दे तो वो भी कंटेम्प्ट है। तो वकील पर ऐसा प्रेशर लाना, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस। और दूसरी बात, जब ये कहते कि मेरा इतना कागज है, आप बाकी कागज नहीं खंगाल सकते या नहीं ले सकते, तो माना नहीं, मानेगा कौन? इतनी बड़ी टीम थी, कितने लोग थे? 200 लोग थे, 200 लोग थे यार। एक ईमेल ढूंढने के लिए 200 लोग थे। अभी आंखों देखा हाल तो वो बताएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं देश में। हम 50 साल लीगल फील्ड में हैं, ऐसा कभी देखा नहीं। और जो सही मायने में केसेस है, जिसके एविडेंस है, वो केसेस में वो सब पलटा दे रहे, विटनेस ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे। और जहाँ सही न्याय देने की कोशिश करने वाले को ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को मैं विनती करता हूँ कि छोड़ा, अभी इतने दिन 7 साल आपने भी सहा, हमने भी सहा, अभी थोड़ा देश के सामने, समाज के सामने सही जाने दो कि ये क्या हो रहा है। इनके जो कारनामे चल रही है ठीक नहीं है, इनके गुजरात का इतिहास भी ऐसा ही है, लेकिन अभी वहाँ से ये सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन इन्होंने कभी एक भी इन्वेस्टिगेशन, वो एटीएस प्रमुख बोलता है, एटीएस प्रमुख बोलता है वहाँ का, कि एक भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सीधे तरीके से हमको करने नहीं दिया। तो यही चाल देश भर में अभी जो गुजरात में हुआ वही यहाँ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। This entire situation of a search warrant being issued for accessing a computer in a lawyer's office, in an advocate's office, raises some very, very serious, very grave issues. Basically, one of the most fundamental principles in our criminal defense system is that every accused, every person who is accused of committing a crime is presumed to be innocent. And it is the proof of guilt, the onus of proof of guilt lies upon the prosecuting agency, but there is a presumption of innocence which is laid down in Article 21 and in Article 20, sub-Article 1 of the Constitution. Coupled with this presumption of innocence is a constitutional protection against being a witness against yourself. That is, no person can be compelled to incriminate herself or himself. No person can be compelled to divulge information which will incriminate that person and which will lead to sort of a forced confession or divulging of information. And the third element, the third pillar on which this defense stands, that is the two constitutional protections, presumption of innocence and the protection against self-incrimination. The third pillar on which keeps these two pillars standing is that there is a privilege
in the communication between an accused person, or any person for that matter, any client, and the lawyer representing that person. So in the context of the right against self-incrimination and the right to the presumption of innocence, in criminal defense it is absolutely crucial, it is absolutely the most fundamental thing that the the communications which are made between the client and the lawyer are absolutely privileged, and even the lawyer cannot waive that privilege. It is only the client who can choose to waive the privilege. That is, if a client comes and tells the lawyer that I had met so-and-so in these circumstances, this happened, she said this to me, I said that to her, this happened, I was slapped, I gave a slap, whatever it may be, whatever the client may have told the lawyer, prior to the meeting of the lawyer and the client, is absolutely privileged, and it is only the client, in this case an accused, who can divulge it. Now, what happens in a case like what happened with Mr. Mahmood Pracha, who is an advocate of considerable standing in the Delhi bar, and who is specifically a criminal defense lawyer. His specialization is criminal defense. Now, what happened in his case is that, as it happens, he is defending a large number of accused persons in a large number of cases all the time, not just after the Delhi riots, but all the time. There would be hundreds of clients in his office from various, there might be somebody who is accused of theft, somebody who is accused of rape, somebody who is accused of violence, whatever it may be, murder accused, etc., etc. Then comes a situation where there were a large number of agitations, etc. There was a very widespread agitation in December, January, all over Delhi because of the CAA, NRC, etc. There was so Mr. Pracha, being in criminal defense, because there were a number of cases being filed against people, got naturally he was called upon by clients to defend them in those cases. He represented Chandrasekhar Azad, he obtained bail for him, he represented various other accused. And then came, in the last week of February, came the Northeast Delhi riots, in which there is now a large, very, very large number of accused, because these riots went on for 3 or 4 days. There was a great deal of violence, of burning, loot, mayhem, murders. Some 53 people were killed in the riots, and so on. So naturally, a reputed criminal defense lawyer like him, and not just him, but hundreds of other criminal defense lawyers, have been roped in by various accused persons to represent him and represent them, and Mr. Mahmood Pracha was one of them. Now, in that context, a certain narrative was sought to be created, that as though there was some link and the entire thing was emanating from earlier protests, that these riots were engineered, that the riots are part of a larger conspiracy. Whatever it is, that is something which the courts will ultimately decipher. But in that process, because the police's endeavor was to try and create linkages between people who were not present in Northeast Delhi, who had nothing directly to do with it, and those who are present, etc., etc. Naturally, the computer of any lawyer who is involved in defending accused persons in that computer will be privy to a large amount of briefings, to drafts made, to there might be preliminary draft of something, there might be a settled draft of something, there might be a finalized petition of something, etc., etc. I mean, all kinds of documents, emails will be there, etc., etc. In this context, when suddenly a complaint was filed sometime in August, in which an FIR was lodged, in which Mr. Pracha was named, saying that there's some complaint which has been made and the complaint has been sent to the various authorities, but the complaint was sent from his computer and so on. Again, we are not concerned with the veracity or the validity of such complaints. But a complaint was pending from August, and suddenly on 24th of December, a search warrant is issued, is obtained by the police by approaching a metropolitan magistrate. And on the basis of that search warrant, they enter, about 12 to 15 police people enter his office and his home, and insist on searching his computers and so on. So what I, as an advocate practicing, Justice Kolse Patil, as a retired judge of the Bombay High Court, Mr. Prashant Bhushan, another very, very senior advocate practicing in the Supreme Court, we are very concerned about the
message which this sort of search and seizure operation, this sort of warrant being issued, and this sort of action being taken by the police, what message it sends out. One is that the procedure, we've set it out in a note, so I won't trouble you by going into the whole thing. But the point is, here is a case where from 20th August, when an FIR is lodged, till the 24th of December, the police have not even once approached Mr. Pracha and asked him that please give us your emails. There is no section 91 CRPC says that a judge or the officer concerned can call upon a party to disclose documents, to furnish the documents, to produce the documents, and or any other materials. Not a single effort is made at that, and simply issuing a warrant and then barging into a lawyer's office and then accessing the computers of that lawyer and pulling out material, it compromises the entire criminal defense system. It compromises the rights not of Mr. Pracha and not of X or Y or Z lawyer. It compromises the rights of all those unknown accused who may have approached his office for assistance. There might be hundreds of accused, I don't even know them, but there might be hundreds of people whose rights can get compromised because since a larger conspiracy theory is sought to be woven, anything which somebody says can be woven into that conspiracy theory later on. So all those fundamental rights, all those constitutional rights are severely prejudiced by this. That is the first point. The second point which I would like to place, and then I'll hand over the podium to Honorable Justice Patil. The second point is that what sort of chilling effect does this have on accused persons who are seeking one of the most basic things is that every accused has a right to a defense. And you must have a defense by a lawyer who you trust and who you would like to go to. In this sort of case, if police start barging into lawyers' offices and with a search warrant with an entire posse of 12 or 14 policemen sitting there for 10 hours and 12 hours and so on, the chilling effect is that clients who want the assistance of this particular lawyer or his office will be scared away. They will be terrorized. They will feel that that they can't go there because if they go there, their data and their defense might be compromised. So it is a very, very serious thing, and the Supreme Court Bar Association issued a statement very deploring this entire thing. The Bar Association of India issued a statement. The Delhi Bar Council issued a statement. This is something very serious, and we believe that this is something which must be taken note of by the authorities themselves and by the superior judiciary and so on, and this should not be allowed. आपने देखा ये कितना बड़ा मसला है जिसकी शुरुआत महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड से हुई है। इसको पूरे देश को चाहिए कि समझें, सोचें, वकील भी सोचें, जो लिटिगेंट हैं जिनके मुकदमे वकील लड़ते हैं उनके मुकदमों का क्या हाल होगा अगर देश का न्याय सिस्टम ही काम ना कर सके और पुलिस उसमें बड़ी रुकावट बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।